स्ट्रगल स्ट्रगल इज द रूट ऑफ सक्सेस। संघर्ष सफलता का रास्ता है। सो कीप स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते रहें। तो गाइज, आप एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपके जो प्रोज का जो लेसन है, फोर्थ होम कमिंग द स्टोरी ऑफ फाटिक, एक लड़के जिसका नाम है फाटिक की कहानी, उसका आज आप दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो भी टेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टेक्स्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और जहां से आप लाइन टू लाइन अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग पर्टिकुलरली इन अ प्रॉपर वे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आगे फटिक के साथ में क्या होता है जस्ट देखिएगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्टर। फाटिक के घर में ये हालात हुए ही थे। इट मीन्स ये हालात हुए ही में से मीन्स ये है कि फाटिक और उसके भाई की जो लड़ाई हो रखी थी, उस लड़ाई के बीच में माँ जो था निपटारा कर रही थी और इस लड़ाई में फाटिक जो है वो माखन को मारता है और उसकी माँ फाटिक को मारती है। तो इस तरह से जब ये मैटर घर में हो ही रहा होता है तभी क्या होता है, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। तभी जो है वो भूरे बालों वाला वो अजनबी वो एक व्यक्ति जो कि फटिक को मिला हुआ था, जिसने फटिक से चक्रवर्ती लोगों का घर पूछा हुआ था कि उनके घर मोहल्ला कहाँ पर है, वो फटिक के ही घर में आ जाता है। गाइस, इट वॉज वेरी शॉकिंग कि वो व्यक्ति जो फटिक जहाँ रहता है उस मोहल्ले के एड्रेस को पूछ रहा था और फटिक ने बताने से मना कर दिया था। बट इत्तेफाकन अकस्मात कुछ यूँ हुआ कि वो व्यक्ति किसी और का नहीं बल्कि फटिक के ही घर का पता पूछ रहा था और फटिक ने प्रॉपर ना सुनने के कारण समझ नहीं पाया और पता भी नहीं बताया और उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। अब जब फटिक की पिटाई हो रही होती है माँ के द्वारा घर में, और तभी वही व्यक्ति आ जाता है घर पर। गाइस, ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और आते आते उस आदमी ने जैसे ही वो घर में घुसा उसने पूछा क्या हुआ, क्या मामला है, कैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, और फटिक ने जैसे ही उस आदमी को अपने घर में देखा तो फटिक बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि फटिक जो कि रंगबाजी में उसको एड्रेस तक नहीं बता रहे थे, अब फटिक की जो है उसी के सामने धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है। तो फटिक को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, और जैसे ही फटिक की माँ ने उस आए हुए आदमी को पीछे पलट कर दरवाजे की तरफ देखा एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी पर उसकी माँ की नज़र पड़ी। हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज। उसकी माँ जो कि बहुत गुस्से में थी और फटिक को पीट रही थी और फटिक माखन को पीट रहा था, तो उसकी माँ का गुस्सा जो था वो शांत हो गया और गुस्सा शांत होकर उसका गुस्सा जो था वो आश्चर्य में परिवर्तित हो गया, यानी कि वो चौंक गई उस आदमी को देखकर। एक्चुअली आदमी कौन है, यू कैन सी, फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का भाई है। इट मीन्स फटिक और माखन के मामा जी थे, जिसको फटिक ने और उसके भाई माखन ने कभी नहीं देखा था। एंड क्राइड, वाह दादा, और वो एकदम से बोल पड़ी, दादा आप कैसे, क्यों, अचानक कैसे दादा। गाइस, दादा बड़े भाई को भी कहा जाता है। लोकल विलेजेस में, एरियाज में, रूरल एरियाज में बड़े भाई को दादा भी कहते हैं। मतलब पापा के पापा वाले दादा नहीं बल्कि बड़े भाई को यहाँ पर दादा कहा गया है। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, और बहन अपने भाई से पूछती है, भाई कहाँ से आप आए हो अचानक बिन बताए और कोई खैर खबर नहीं। शी सैड दीज वर्ड, जैसे ही फटिक की माँ ने अपने भाई से ये शब्द कहे और उन शब्दों को कहने के साथ साथ शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट, और साथ ही साथ उसकी माँ ने अपने भाई के पैर छुए। गाइस, यहाँ पे द पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाना चाहिए। बात है पश्चिम बंगाल की, ये जो स्टोरी है वो पश्चिम बंगाल की स्टोरी है और
पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है और वहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो यहाँ के हमारे जो उत्तर प्रदेश के रीति रिवाज हैं वहाँ से समथिंग डिफरेंट हैं। और वो ये सबसे पहला कि वहाँ बहन जो है वो अपने भाई के पैर छूती है। इट मीन्स वहाँ का जो फैक्ट है वो छोटा बड़े के पैर छूता है, छोटा बड़े के। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े भाई भी छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो उनके पैर छूते हैं। सो वो फौरन अपने बड़े भाई की पैर छूती हैं। हर मदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरीड। एक्चुअली मैटर ये था कि ये भाई बहन बहुत समय के बाद मिले हैं, इतने समय के बाद कि जब फटिक की माँ की शादी फटिक के पिता से होती है तो उसी समय फटिक की माँ के जो भाई थे यानी कि जो मामा थे वो मुंबई बिजनेस के पर्पस से गए हुए थे और वहां से इतनी सालों के बाद अब लौटे हैं। जब लौटे हैं तो अपने घर पर आते हैं और घर से सीधे तुरंत सबसे पहले अपनी बहन से मिलने जाते हैं। एक्चुअली सीधे अपनी बहन से मिलने इसलिए भी जाते हैं कि उनको आकर पता चलता है कि उनके बहन के जो हस्बैंड हैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और गाइस ये पुराना ज़माना था जब ये फ़ोन और जो सोशल मीडिया, कंप्यूटर, मोबाइल्स इनका दौर नहीं था। लोग बहुत समय के बाद मिल पाया करते थे, कभी कभी 10 साल 20 साल इस तरह के लंबे लंबे गैप हो जाया करते थे। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, क्योंकि वो बॉम्बे चले गए थे बिजनेस करने के लिए और इतनी सालों के बाद आए। तब तक इनके 2 बेटे हो चुके थे जो काफ़ी हद तक बड़े भी हो चुके थे, 13-14 साल के। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, और इसी दौरान माखन के पिताजी भी नहीं रहे, यानी कि उनकी बहन के हस्बैंड ख़त्म हो गए। वाइल ही वॉज इन बॉम्बे, और मामा जी जो थे उस समय बॉम्बे में थे। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, और उनके मामा का नाम था बिशंबर, जो अब वापस पश्चिम बंगाल में अपने शहर कलकत्ता में वापस आए हुए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और आते ही आते उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा, जानकारी हासिल की। ही हैड देन हैस्टेन टू सी, और जैसे ही दिसंबर को अपनी बहन के हस्बैंड के मर जाने की खबर मिली वो तुरंत के तुरंत जो है वो भागे अपनी बहन से मिलने के लिए। हैस्टेन टू हर सिस्टर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वॉज, और पता किया कि कहाँ वो रह रही है, वहाँ तक आए और फाइनली उनके घर तक पहुँचे अपनी बहन से मिलने के लिए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ द रिजॉइसिंग, अब अगले कई दिनों तक दिसंबर फाटिक के मामा फाटिक के घर पर रहते हैं। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द 2 बॉयज, दिसंबर जो है वो अपनी बहन से दोनों बच्चों यानी कि फटिक और माखन की पढ़ाई लिखाई के बारे में इंक्वायरी करते, पूछताछ करते कि कैसी पढ़ाई चल रही है। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट, तो उनकी बहन ने अपने भाई को फटिक के बारे में और माखन के बारे में बताया और कहा दैट फटिक वॉज परपिचुअल न्यूसेंस, फटिक बहुत ही बदतमीज शरारती लड़का है। ही वॉज लेजी, बहुत ही आलसी है। डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड, बिल्कुल जंगली हो चला है और कतई भी बात नहीं मानता। बट माखन वॉज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सीधा, बिल्कुल खरे सोने की तरह है। यू कैन अंडरस्टैंड द लव ऑफ मदर, माँ का प्रेम आप देख सकते हैं। और माँ बाप जो है ना हमेशा छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो छोटा बच्चा सोने की तरह है और बड़ा शरारती है, इसलिए उसकी कमियां गिनाती हैं, बट नॉट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उसको नफरत करती हैं। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड एज क्वाइट एज लैम, और बिल्कुल मेमने की तरह एकदम मासूम है। एंड वे फोन्ड ऑफ रीडिंग, और बहुत ही पढ़ने का शौकीन है। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, तो बिशंबर ने कहा कि बहन अपने इस बड़े बेटे फटिक को मुझे दे दो, मैं अपने साथ इसे लिए जाऊं। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में ले जाकर मैं इसे अपने खुद के बच्चों के साथ में पढ़ाऊंगा। अब वो हवा बदल जाएगी, इसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ये सुधर जाएगा, नई जगह देखेगा तो उसके अंदर बदलाव आएगा। द विडोड मदर, विधवा माँ, रेडली एग्रीड,
तुरंत के तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि वो फटीक से बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे डर था कि कहीं फटीक अपनी ज़िंदगी ना ख़राब कर ले यहाँ पर शरारती लड़कों के साथ रहकर। वेन हिज अंकल आस्क्ड फटीक, और उसकी माँ से पूछने के बाद उसके अंकल ने फटीक से पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, कहा क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे? हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सैड, तो फटीक बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने तुरंत जवाब दिया, ओह यस अंकल, जी मामा जी, मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, उसने एकदम से पहली बार में स्पष्ट कर दिया कि वो मामा के साथ कलकत्ता पढ़ने जाने के लिए तैयार हो गया। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फाटिक, ये एक माँ के लिए फाटिक जैसे शरारती और बदतमीज लड़का जो कि अपना करियर खराब कर रहा था, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था, तो माँ के लिए एक रिलीफ की बात थी, एक सुकून की बात थी कि किसी तरह से इसका भी भविष्य बन जाएगा और मुझे भी इसकी रोज रोज की हरकतों से छुटकारा मिल जाएगा। शी हैड अ प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, कहीं ना कहीं माँ के दिल में ये चीज़ आ पड़ी थी कि इससे छुटकारा मिलेगा और इसके अंदर सुधार भी आएगा। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन टू ब्रदर्स, और ये भी माँ को लगा कि इसी बहाने से जो भाई दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों के बीच में जो प्रेम समाप्त हुआ जा रहा, ये भी ऐसा नहीं होगा। शी वॉज इन डेली फियर दैट, क्योंकि माँ को हर रोज एक ही डर लगा रहता, क्या लगा रहता, ही वुड एदर ड्रॉन माखन समडे इन द वाटर, कि कहीं ऐसा ना हो लड़ाई झगड़े में किसी दिन ये फाटिक जो है माखन को कहीं पानी आनी में डुबा ना दे, और ब्रेक हिज हेड इन द फाइट, या फिर लड़ाई झगड़े में कहीं माखन का सर जो है वो फाटिक ना फोड़ दे, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या फिर किसी और मुसीबत में ना डाल दे। तो माँ को ये डर था कि ये दोनों भाई हर समय लड़ते रहते, कोई बवाल कोई बतंगड़ ना बन जाए। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फाटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, एक तरफ जहां माँ खुश थी कि कम से कम दोनों भाइयों में प्रेम जो है बरकरार बना रहेगा और जो खतरे उसको लगते हैं कि वो भी नहीं घटित होंगे, वहीं दूसरी तरफ जब माँ ने इस बात पे ध्यान दिया कि फाटिक जो है वो कलकत्ता जाने के लिए बेहद खुश है, तो उसकी ये बेहद खुशी को देखकर माँ को एक डर और पैदा हो जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना खुश है कि ये वहाँ चला जाए और सदा के लिए हम लोगों को भूल जाए और हम लोगों से मुंह मोड़ ले। तो उसकी खुशी देखकर माँ एक तरफ से और भी डर जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि एक सुधार करने के लिए कहीं हम दूसरा नुकसान ना कर लें। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड, फटिक ने सारी अपनी तैयारियां कर ली। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, और जब देखो तब मामा से पूछता रहता, मामा कब चलोगे? वेन दे वर टू स्टार्ट, के कब चलेंगे? ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडलेस ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, सारा दिन फटिक जो था वो बेचैन रहता था और वो यही सोचता रहता था कलकत्ता जाने के लिए। तो कलकत्ता जाने की खुशी उसको सारा दिन बेचैन रखती थी और वो मिनट मिनट पर यानी कि बार बार अपने मामा से पूछता रहता था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और इतना खुश था कि अक्सर रातों में भी जागता रहता था और सोचता रहता था कलकत्ता जाने का। ही बिकीड टू माखन इन परपिचुअटी हिज फिशिंग रोड, अब वो माखन के प्रति भी नरम स्वभाव का बन गया था और उसके पास जो भी चीज़ें थीं खेल कूद की चीज़ें वो माखन को देने लग गया। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली जो रॉड थी वो भी माखन को दे दी, हिज बिग काइट अपनी बड़ी सी पतंग वो भी दे दी, एंड हिज मार्बल जितने भी कंचे गोलियां थी वो भी दे दिए। इंडीड एट दिस टाइम ऑफ द डिपार्चर हिज जेनरोसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, क्योंकि ये जाते जाते माखन के लिए फटिक के दिल में बहुत ही ज़्यादा जो था प्रेम उमड़ पड़ा था। और इस तरह से माखन घर पे रह जाता है और फटिक जो है वो अपने अंकल के साथ में कलकत्ता को चला जाता है और जाते जाते वो अपनी सारी चीज़ें अपने छोटे भाई को दे जाता है, क्योंकि जाते जाते प्रेम भी उनका सामने आ जाता है। अब इस तरह से क्या होता है कि अगला जब पैसेज स्टार्ट होता है तो अगले पैसेज में दिखाया कि फटिक जो है वो मामा के साथ में कलकत्ता पहुंच गया है। तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब मामा और भांजे यानी कि फटिक जब कलकत्ता पहुंचते हैं, फटिक मेड अक्वांटेंस ऑफ हिज आंट, तो मामा जो हैं फटिक को उनकी मामी से मिलाते हैं।
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिले हैं दोनों लोग। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, मामी जो है वो फटिक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, क्योंकि मामी को ये लगा कि उनके पति देव ने यानी कि फटिक के मामा ने एक बोझ लाकर परिवार के ऊपर डाल दिया। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ टू मैनेज, वो अपने ही 3 बच्चों को यानी कि बेटों को पालने में बहुत ही मुश्किल महसूस कर रही थी। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, और ऊपर से एक और, एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और ऊपर से उनके पति देव ने यानी कि फटिक के मामा ने फटिक जो कि 14 वर्ष का है, एक 14 वर्ष के लड़के को लाकर उनके माथे पे पटक दिया, उनके सर के ऊपर पटक दिया। इनटू देयर मिड्स वॉज टेरिबली अपसेटिंग, और जिसके कारण जो थे फटिक की जो मामी थी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्विस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिएशन, और वो बड़बड़ाती हैं, कहती हैं अपने पति के लिए, कहती हैं दिसंबर को इस लड़के को यानी कि अपने भांजे को यहाँ लाने के लिए कम से कम कई बार सोचना चाहिए था, और तब सोचकर फैसला लेना चाहिए था। फाइनली कि फटिक की जो मामी हैं वो बिल्कुल भी फटिक के वहाँ पहुँचने पर खुश नहीं है, मुंह पिचका लेती हैं, मुंह बड़ा बुरा बना लेती हैं। चलिए आगे का हम पैसेज देखते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। इस पूरे संसार में कहते हैं अगर कहीं बुराई देखी जाती है तो वो कहीं और नहीं बल्कि 14 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनमें, यानी कि ये 14 वर्ष होती है, 14 वर्ष की उम्र जो होती है ये बड़ी ही अजीबोगरीब उम्र होती है। ऐसी अजीबोगरीब उम्र जिसमें सबसे ज़्यादा शरारत बच्चों में होती है, सबसे ज़्यादा बदतमीजी बच्चों में होती है, यानी कि सारी बुराइयां इसी समय पनपती हैं। और जिसने इस समय को कंट्रोल कर लिया, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझा लिया और जो बच्चे खुद पर कंट्रोल कर लिए, उन्हीं का करियर सेट। तो गाइज आप भी इसी उम्र से लगभग गुजर रहे हैं, तो कंट्रोल योर सेल्फ एंड सेट योर लाइफ। ही इज नेदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, क्योंकि इस उम्र के जो लड़के होते हैं ना ही दिखने में खूबसूरत दिखते हैं और ना ही कोई काम काज के होते हैं। मीन्स खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, काम कोई नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। उनको आज़ादी, खेलना कूदना, मौज मस्ती, लड़ाई झगड़ा फसाद, इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। और खूबसूरती भी चेहरे की नहीं होती। रीज़न गाइस इसलिए ऐसा कहा गया क्योंकि इस उम्र में लड़के की दाढ़ी मूछ निकल रही होती है, तो इसलिए चेहरे पर रौनक नहीं होती। साथ ही साथ आवाज़ जो है वो पतली से भारी हो रही होती, तो उसमें भी खूबसूरती नहीं होती। इट मीन्स ये 13, 14 और 15, इन्होंने 14 दिया हुआ है कि उम्र के जो लड़के होते हैं वो किसी तरीके से अच्छे लगते और दिखते नहीं हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम, और इस उम्र के लड़के के लिए मामी जी का प्रेम जो है बताते हैं वो दिखाना बड़ा मुश्किल था। एज ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे कि एक छोटे से लड़के को जो का छोटे होते हैं वो खूबसूरत प्यारे अच्छे होते हैं। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, इफ ही टॉक्स विद अ चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड अ बेबी। अगर चाहे भले ही बड़ा होता और एक तुतलाकर बोल रहा होता तो उसे बच्चा समझ लिया जाता, तो थोड़ा लाड़ तब भी आ जाता। लेकिन ये जो उम्र होती है 14, ये वास्तव में ऐसी उम्र होती है जिसमें लाड़ नहीं आता, प्रेम नहीं आता। तो गाइस आगे देखते हैं। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंस। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। कहते हैं और उस समय में बच्चों का जो बोलने का ढंग है, बर्ताव का ढंग है, वो बड़ा ही रफ होता है, जो कि लगभग सभी को थोड़ा सा खराब लगता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, और ऊपर से ग्रोइंग एज, और ऊपर से ये उम्र कैसी होती है, बढ़ती हुई उम्र होती है जिसमें कोई सुंदरता आकर्षण जो होती है वो ढंग की नहीं होती। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विद इनडिसेंट हैस्ट। बच्चा उसके शरीर की जो बढ़ोतरी होती है वो तेजी से होती है, कपड़े छोटे पड़ते जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, और इस उम्र के लड़के की आवाज़ जो है वो भारी होती चली जाती है। एंड ब्रीक्स एंड क्वेवर्स, हिज फेस ग्रोज सडनली अनगुलर एंड अनसाइटली, और चेहरे पे दाढ़ी मूछ निकलने के कारण
चेहरे पे कोई खास खूबसूरती भी नहीं होती, यानी कि अगलीनेस आता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ द 14। कि बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन 14 वर्ष के ये लड़के कहते हैं इनको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है, और ख़ास तौर से अनजान लोगों के लिए। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। और ऐसा सिर्फ दूसरों के ही साथ नहीं होता, बल्कि ये 14 वर्ष की उम्र के जो लड़के होते हैं, ये खुद में अपने आप में ही कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज से, अपनी सोच से, अपने हाव भाव से, अपनी बदलती आवाज़ से, अपने बढ़ते हुए शरीर से, कपड़ों के छोटे हो जाने से, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ के उगाने से, सब कहीं ना कहीं ये पेनफुल महसूस करते, यानी कि अनसुटेबल महसूस करते, बदलाव के कारण परेशान महसूस करते। एंड when he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his way existence। कहते हैं और इस उम्र के जो लड़के होते हैं, इसी प्रकार से फटिक के साथ में भी हो रहा, लोगों से बात नहीं कर पाते, शर्माते हैं, घबराते हैं, या सही तरीके से बात करना नहीं आता, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते। तो इनकी जो चेंजमेंट है ना, वो एक प्रॉब्लम होती है उनके खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। Yet it is at this way age when in his heart of hearts a young lad most craves for the recognition and love। कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी, उम्र ऐसी होने के बावजूद भी, इस उम्र के लड़के प्रेम के मोहताज होते हैं। एंड ही बिकम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन। और इस उम्र के लड़के जो भी कोई उनसे हमदर्दी दिखाता है और थोड़ी सी भी प्रेम मोहब्बत दिखाता है, उसके पक्के भक्त हो जाते हैं। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉयज। कहते हैं लेकिन फटिक से कोई भी प्रेम नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी उम्र ऐसी है, कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो इसलिए उसकी जो वहाँ की कंडीशन है वो बिगड़ने लग गई है। So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master। और फटिक की दशा भी कुछ ऐसी हो गई, ऐसे जैसे एक ऐसा कुत्ता जिसका कोई मालिक ना हो, वो दर बदर भटकता फिरता हो, इधर से उधर उधर से इधर। मीन फटिक की दशा कुछ ऐसी हो गई है कि उसे कोई प्रेम दिखाने वाला नहीं, उससे बात करने वाला नहीं, दोस्ती करने वाला नहीं। उसके जो कजिन्स हैं, मामा के बेटे, वो भी उसे नहीं लगाते। मामी ऑलरेडी उससे जेलस यानी कि ईर्ष्या करने लग गई हैं, मामा व्यस्त रहते हैं। तो उसकी दशा जो है एक धोबी के कुत्ते की तरह हो गई, न घर का और न घाट का रहा। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। हकीकत तो ये है कि ये 14 वर्ष का जो कोई लड़का होता है, उसके लिए अपना खुद का घर ही उसका अपना स्वर्ग होता है, बाद बाकी कहीं भी उसका परता आने वाला नहीं है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल। और इस उम्र के लड़कों के लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ, अजनबियों के साथ रहना बहुत ही कठिन होता है। इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, जो किसी टॉर्चर से कम नहीं होता किसी दूसरे के यहाँ रहना। while the height of bliss is to receive the kind looks of a woman and never to be slighted by them। क्योंकि इन बच्चों को इस उम्र में प्रेम और सहानुभूति और सद्भावना की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर उनको कोई भी ऐसी महिला नहीं है कि फटिक को ये सहानुभूति और हमदर्दी दिखाए, जिससे कि उसको सही रास्ता मिले और उसको अच्छा लगे, उसका दिल बहले। It was anguish to Fatik to be the unwelcomed guest in his aunt's house। और कुछ उसके साथ यूं हुआ कि उसकी मामी के घर पे उसका स्वागत नहीं हुआ, सबने मुंह पिचका लिया उसके पहुंचने पर। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डर वोमेन। और उस घर में, जिस घर में वो गया, पता चलता है वहीं की सबसे जो बड़ी महिला है, मीन्स मामी, उन्होंने मुंह और पिचका लिया। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। और हर अवसर पे वो कहीं ना कहीं उसे देखकर मुंह पिचकाती रहती, मिसबिहेव करती रहती। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर। अगर कभी भी उनकी मामी ने फटिक से एक काम भी कह दिया होता ना, तो कहते हैं कि फटिक ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट।
कि वो इतना खुश होता कि खुशी खुशी उस काम को करता, लेकिन मामी ने इतना उससे जेलस फील किया कि फटिक से कभी एक काम तक करने को नहीं कहा, कभी उसकी तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन दिस हिज रिलेशन। फटिक ये महसूस करता है कि अगर शायद उसकी मामी ने मुझसे कभी कोई काम करवाया होता तो मैं काम को बड़े अच्छे से करता, जब काम को अच्छे से करता तो मामी खुश होती और उससे तारीफ करती और शायद मामी का नज़रिया जो था फटिक के लिए बदल जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी फटिक के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मामी ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र नहीं उठाई, एक बार भी उसे प्रेम नहीं दिखाया, एक बार भी कोई काम नहीं किया। इट मीन्स शी वॉज टोटली इनडिफरेंस टूवर्ड फटिक। आगे क्या होता है गाइस, देखते हैं। The cramped atmosphere of the neglect in his aunt's house oppressed फटिक। ये फटिक के साथ में जो नज़रअंदाजगी का खेल खेला जा रहा था मामा के घर पे, यानी कि मामी और उनके जो बेटे थे वो बिल्कुल फटिक को नज़रअंदाज करते थे। ये फटिक को बहुत ही दर्द, बहुत ही तकलीफ देता था, उसको बहुत ही बेइज्जती महसूस होती थी। सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड ऑलरेडी ब्रीथ, और फटिक को सांस लेना ये दुश्वार हो रहा था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन द ओपन कंट्री। अब फटिक को ऐसा महसूस होने लगा कि वो वापस गांव जाना चाहता है। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और खुले वातावरण में सांस लेना चाहता है। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन यहाँ तो कोई गांव नहीं, कोई खुली आबो हवा नहीं जहाँ फटिक जाता, घूमता और खुली हवा लेता और उसको सुकून मिलता। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, क्योंकि चारों तरफ कलकत्ता के गलियां, घर, उनकी दीवारें, कहीं पर कोई खुला वातावरण नहीं। शहर का वातावरण यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज। अब उसे अपने गांव के, अपने घर के सपने आने लगे। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और ये सोचने लगा कि अब घर वापस कब जाएंगे, अभी तो बहुत वक्त है। ही रिजेंबल्ड द ग्लोरियस मीट्स, अब उसे याद आने लगी अपने गांव की उन खुशी भरे वक्त और समय की जब वो इंजॉय किया करता था उस हरे भरे मैदान की। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट्स ऑल द डे लॉन्ग, जहाँ वो दिन भर पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो नदी के तट। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, दिन भर जहाँ घूमता था। एंड सिंगिंग शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ गाता था, गुनगुनाता था और एंजॉय करता था। अ नैरो ब्रूक, और वो झरने, वो झीलें। वेयर ही कुड गो एंड डिव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, जहाँ जब मर्जी चाहती थी तो वो नदी में तैरता था, गोते लगाता था, खेलता था, एंजॉय करता था। वो सब अब उसको बहुत ही ज़्यादा याद आने लगते हैं। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, अब उसे अपने ग्रुप, अपने दोस्तों की भी याद आती है। ओवर whom he was despot, जिसका वह सरगना था। एंड above all, और भी बहुत कुछ उसे याद आता है। द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अब उसकी माँ की भी उसे बहुत याद आती। वो माँ जो उसको मारती थी, पीटती थी, डांटती थी, उनकी भी उसको बहुत याद आती। अब उसका माँ का प्यार उसको याद आने लगता है। हु हैड सच अ प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, वो माँ जो हमेशा माखन का साथ देती थी, अब उस माँ को भी वो याद करने लगा है। ऑक्यूपीड हिम डे एंड नाइट, दिन रात याद करता है। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अब वो वैसा ही महसूस कर रहा है जैसे कि एक किसी जानवर के छोटे से बच्चे को उसकी माँ से, यानी कि उस बड़े मतलब माँ से अलग कर दिया गया हो। लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन, जैसे एक छोटा सा जानवर का बच्चा भी अपनी माँ के लिए तड़पता है, वैसे ही फटिक भी अब अपनी माँ के लिए तड़पने लग जाता है। हु इज लव्ड एंड अनएक्सपेक्टेबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, अब चूंकि माँ उसके सामने नहीं है, अब उसका प्रेम जो है वो बाहर निकल आता है। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अब अंदर ही अंदर वो अपनी माँ के लिए तड़पने लग जाता है, माँ को याद करने लग जाता है। लाइक द लूइंग ऑफ काफ इन द टुलाइट, वैसे ही जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। द लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, कहते वैसा प्रेम जैसे जानवर भी अपने बच्चों के लिए और बच्चे अपनी माँ के लिए दिखाया करते हैं, वैसा ही प्रेम अब फटिक के दिल में भी आने लग गया है। एजिटेटेड द शाय नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, कहते हैं और
किसको कहते हैं? वो फटिक जो कि शर्मीला है, घबराने वाला है, दुबला पतला सा है और दिखने में भी कोई खास अच्छा नहीं है। अब उसके दिल में जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी यादें और माँ का प्रेम बसा हुआ है। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली। कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। ये तो सिर्फ और सिर्फ फटीक ही जानता है वो किस तरीके से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है और दुखी महसूस कर रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष बचा हुआ जो टेक्स्ट है वो आपको हम थर्ड वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि आपने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखें और फिर इसको देखें और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें, क्योंकि गाइज लेसन काफ़ी लंबा था इसलिए बोरिंग ना बन जाए, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हाँ गाइस, लाइक जरूर करें। लाइक करने से हम लोगों को हौसला मिलता है और हमारा जो वीडियो है वो वीडियो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है, क्योंकि जब उस पर बहुत ज़्यादा लाइक आई होती हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ जो है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ऑल द बेस्ट।